जय श्री राम दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेस श्री माधोपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम वर्ण पढ़ रहे थे, वर्णों का विभाजन हमने देखा था, जिसमें सबसे पहले हमने स्वरों का जो विभाजन है वो 5 आधारों पर देखा है। उसके साथ ही जो है व्यंजनों का विभाजन है वो भी देखा है। और फिर हमने देखा कि जो वर्ण हैं जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों को शामिल किया गया है, उसके आधार पर हमने जो है उच्चारण स्थान के आधार पर, सबसे पहला जो आधार था वो क्या था? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का जो विभाजन था वो हमने देखा था। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन हमने देखा था। देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों, अब वर्णों की बात हो रही है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों को शामिल किया गया है, या यूं कहें कि हमारा जो मुख्य टॉपिक वर्णों का विभाजन जो चल रहा है उसमें हम स्वर और व्यंजन दोनों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। अब हमने देखा था कि कुछ सूत्रों के द्वारा उच्चारण स्थान प्रत्येक वर्ण का हमने देखा था, प्रत्येक उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ण जो है उच्चारित होते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। वो था हमारा प्रारंभिक जो हिंदी भाषा का जो संस्कृत से चला आ रहा है उसके आधार पर वो विभाजन था। अब कुछ आधुनिक जो विद्वान हैं, कुछ आधुनिक जो विद्वान हैं वो ये जो हमने उच्चारण स्थान देखे, जैसे कंठ हमने देखा, तालु हमने देखा, मूर्धा देखा, दंत देखा, ओष्ठ देखे, तो इनके अलावा जो आधुनिक जो विद्वान हैं वो 2 और उच्चारण स्थान मानते हैं। इनके अलावा और भी जो है उच्चारण स्थान मानते हैं, जिनमें जैसे एक हमारे वर्त्स हैं, एक क्या है? वर्त्स। वर्त्स का मतलब है मसोड़े, वर्त्स मसोड़े, और एक है हमारा काकल, एक हमारा काकल। इनको भी क्या मानते हैं? उच्चारण स्थान मानते हैं। और इनसे भी कुछ वर्णों का क्या होता है? उच्चारण होता है। वर्त्स और काकल से भी क्या होता है? कुछ वर्णों का उच्चारण होता है। तो इस आधार पर यदि आधुनिक उच्चारण स्थान के आधार पर यदि आधुनिक हम वर्गीकरण देखेंगे तो उसमें हमें वर्त्स और काकल को भी शामिल करना पड़ेगा। अब देखो, वर्त्स कहाँ होते हैं? यदि हम वाग यंत्र की बात करें, वाग यंत्र के ऊपर हमने पहले भी चर्चा की है, चित्र बना के यहाँ समझा भी है। तो जो दांत हैं, दांत जहाँ हमारे जो जबड़ा होता है, जबड़े से दांत जुड़े हुए होते हैं, जहाँ जबड़े से दांत जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर जो थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है, थोड़ा कठोर और उभरा हुआ भाग जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मसोड़े या वर्त्स उसको कहते हैं। काकल की यदि बात करें तो जो कंठ से जो नीचे का जो भाग है, थोड़ा ये बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है, ये क्या है? काकल है। तो इस प्रकार हमने वहाँ भी इसकी चर्चा की थी जब वाग यंत्र के ऊपर हमने देखा था कि वाग यंत्र किस तरह से कौन कौन से अवयव शामिल किए गए हैं। अब देखो, अब यदि आधुनिक वर्गीकरण की हम बात करें तो यदि हम वर्त्स की यदि बात करें कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है? वर्त्स है। अब वर्त्स की यदि बात करें तो न, ल, स और ज। देखो, ये ज हमारे वाला नहीं है, यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? अरबी फारसी का ज है। कौन सा ज है? अरबी फारसी का ज है। इस प्रकार न, ल, स, ज, न, ल, स, ज, न, ल, स और ज, इनके यदि हम उच्चारण स्थान की बात करें, आधुनिक उच्चारण स्थान की बात करें तो क्या है? वर्त्स है। क्या है? वर्त्स या मसोड़े। अब यदि उच्चारण स्थान इनका वर्त्स है, उच्चारण स्थान क्या है? वर्त्स है, तो इनको कौन से वर्ण कहेंगे? हम वर्त्स से वर्ण कहेंगे। कौन से वर्ण कहा जाएगा? इनको वर्त्स से वर्ण कहा जाएगा। या नामकरण की यदि बात करें तो न, ल, स, ज का उच्चारण वर्त्स से होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वर्त्स से इनको कहा जाता है। अब यदि काकल की बात करें, यदि काकल की बात करें तो काकल से उच्चारित होने वाली ध्वनियां जैसे एक तो है और विसर्ग, और इसके अलावा जो अरबी फारसी वाले क, ख और ग, अरबी फारसी वाले क, ख और ग, विसर्ग और है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? काकल है, यानी कि कंठ से थोड़ा नीचे। देखो, अब यदि
हमारे जो पुराने वाला जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण है उसकी यदि बात करें तो उसमें जो न था, न ल से, न ल से का उच्चारण स्थान क्या था? दंत थे। लृतु लसानाम दंता, देखो सूत्र को याद करो, लृतु लसानाम दंता। लेकिन यहाँ आधुनिक विद्वानों ने इनका उच्चारण स्थान क्या बताया है? वर्त से बताया है। और इनके साथ ही वर्त से ही कहाँ का किसका उच्चारण होता है? अरबी फारसी वाले जय का उच्चारण भी वर्त से होता है। हमारे वाला जो जय है उसका उच्चारण कहाँ से होता है? ईचू यसाणाम तालु, यानी कि तालु से होता है, जय वर्ग में आता है। लेकिन अरबी फारसी वाले का उच्चारण कहाँ से होता है? वर्त से होता है, इसलिए ये क्या है? वर्त से है। और यहाँ यदि है और विसर्ग की यदि बात करें तो जो पहले वाला जो आधार है या पहले वाला जो वर्गीकरण है उसमें यदि देखें तो ये क्या है? कंठ्य वर्ण है। कौन से वर्ण है ये? कंठ्य वर्ण है, अर्थात इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। लेकिन आधुनिक विद्वान है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या मानते हैं? काकल मानते हैं। क्या मानते हैं? काकल मानते हैं। और इनके साथ ही क ख ग, इनके साथ ही क ख ग जो अरबी फारसी वाले हैं इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? काकल है। इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? काकल है। लेकिन यदि हमारे वाले जो हिंदी जो वर्णमाला में हमारे जो मूल जो वर्ण है क ख ग, इनके यदि उच्चारण स्थान की बात करें तो क्या है? एको है विसर्जन नाम कंठ है। देखो क वर्ग से है तो क वर्ग किस में आता है? कंठे में आता है, अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। लेकिन अरबी फारसी वाले की यदि बात करें तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? काकल है। क्या है? काकल है। और पहले वाले विभाजन में देखें तो है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। लेकिन आधुनिक जो विद्वान है इसको क्या मानते हैं? काकल मानते हैं। तो इस प्रकार है और विसर्ग क ख और ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? काकल। काकल। अब काकल यदि उच्चारण स्थान है तो इनको कौन से वर्ण कहेंगे? काकल्य वर्ण इनको कहा जाएगा। इसी के आधार पर उच्चारण स्थान के नाम के आधार पर इनका क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। तो इस प्रकार वर्त से वर्ण कौन से हैं? न ल से ज, है विसर्ग, ख क ख ग जो अरबी फारसी वाले हैं ये क्या हैं? काकल्य हैं। अब इनके अलावा जो अरबी फारसी का, इनके अलावा जो अरबी फारसी का जो फ है, अरबी फारसी वाला है, इसका जो उच्चारण स्थान की यदि बात करें तो इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। क्या है दोस्तों? दंतोष्ठ। अब पहले तो यदि हमारे वाले फ की बात करें तो हमारे वाला जो फ है उसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। उसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, हमारे वाले फ का। और यहां यदि अरबी फारसी वाले फ की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। और इस अरबी फारसी वाले फ के अलावा एक वर्ण और है हमारे पास जिसका उच्चारण स्थान हमने जो पहले जो विभाजन देखा था उसमें भी क्या देखा था? दंतोष्ठ देखा था। और वो क्या था? व। क्या था? व का उच्चारण स्थान क्या था? दंतोष्ठ। वकार से दंतोष्टम। व के साथ ही अरबी फारसी वाला जो वर्ण है फ, इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? दंतोष्ठ। अर्थात जो स्थिति फ में जो स्थिति व में बनती है, जो स्थिति व में बनती है कि ऊपर वाला जो होठ है नीचे वाले दांतों को स्पष्ट नीचे वाला जो होठ है वो ऊपर वाले दांतों को स्पष्ट करता है, उसी प्रकार वो की वो स्थिति किस में बनती है? फ में बनती है। वो की वो स्थिति किस में बनती है? फ में बनती है। और इस प्रकार व और फ, अरबी फारसी वाला फ, दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। और इस प्रकार इनको क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ वर्ण इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? दंतोष्ठ वर्ण इनको कहा जाता है। तो ये था हमारा आधुनिक वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण। अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें सिर्फ इतना ही अंतर करना है कि जब आधुनिक की यदि बात करें, आधुनिक की यदि बात करें तो आधुनिक वर्गीकरण में हमें न ल स जो कि दंते वर्ण है, क्या है? दंते वर्ण है, इनको दंते से निकाल कर कहाँ रखना है? वर्त के साथ रखना है। और इनके साथ ही किसको लेना है? अरबी फारसी वाले जय को लेना है।
और यदि काकल की बात करें तो है और विसर्ग जो कि कंठ हैं, इनको निकाल के कहाँ रखना है, काकल के साथ रखना है। और है और विसर्ग के साथ ही अरबी फारसी वाले कै ख गै को भी यहाँ काकल में हमें रखना है। और यदि दंतोष्ठ की बात करें तो वै के साथ आधुनिक वर्गीकरण में किसको और शामिल कर दिया गया है, जो अरबी फारसी वाला फ है इसको भी यहाँ शामिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है, आधुनिक वर्गीकरण है। लेकिन यदि कभी किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए और वहाँ ये स्थिति हमारे सामने बन जाए कि हम महत्व किसको दें, कि आधुनिक वर्गीकरण को महत्व दें या जो हमारा जो पुराने वाला जो संस्कृत के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको महत्व दें, तो वहाँ पर आपको प्रथम वरीयता वो जो संस्कृत वाला है जिसको हमने सूत्रों के द्वारा याद किया है, या हमारा जो पुराने विद्वानों का जो वर्गीकरण दिया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर, उसी को हमें प्रथम वरीयता देनी है। देखो कैसे देनी है, जैसे एक प्रश्न के द्वारा समझते हैं कि जैसे हमारे पास प्रश्न हो कि लय का उच्चारण स्थान है, लय का उच्चारण स्थान है, ऐसा प्रश्न हो और हमारे पास विकल्प हो जैसे कंठ, ओष्ठ, तालु और वर्ष। कंठ, ओष्ठ, तालु और वर्ष। अब यहां देखो, अब लय का उच्चारण स्थान देखा है तो लय को देखते ही सबसे पहले तो हमारे जो माइंड है, हमारे माइंड में सबसे पहले तो वो सूत्र गूंजना चाहिए जिसमें इसको शामिल किया गया है। तो सूत्र क्या है, लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता, अर्थात मूल रूप से लय का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत है। मूल रूप से उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। अब हमें ऑप्शन में किसको देखना है, दंत को ढूंढना है। अब देखो यहाँ कंठ दिया गया है, ओष्ठ दिया गया है, तालु दिया गया है, वर्ष दिया गया है। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन में क्या नहीं है, दंत नहीं है। तब हमें किसको ढूंढना है, न ल स ज, वर्ष को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, वर्ष को ढूंढना है, क्योंकि यहाँ देखो ल किस में आया है, वर्ष में आया है। तो यहाँ अब देखना है कि हमारे पास विकल्प में वर्ष है या नहीं है। अब यहाँ देखो हमारे पास विकल्प में क्या मिल गया है, हमें वर्ष मिल गया है। तो यहाँ तो इसको क्या मानना है, वर्ष से वर्ण मानेंगे, वर्ष से इसका उच्चारण स्थान हम मानेंगे। क्या मानेंगे, वर्ष इसका उच्चारण स्थान मानेंगे। लेकिन हमारे पास मान लो विकल्प में वर्ष भी हो और साथ ही साथ जो है दंत जो इसका मूल उच्चारण स्थान है वो भी दिया गया हो, दंत। अब देखो विकल्प कि लय का उच्चारण स्थान है, यहां देखो कंठ है, दंत है, तालु है और वर्ष है। तो हमारे पुराना जो हमारा विभाजन है उसके आधार पर लय का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। आधुनिक के आधार पर क्या है, वर्ष है। तो यहां हमें वरीयता इस पहले वाले को देनी है और लय को क्या मानना है, दंत ही इसको मानना है। क्या मानना है दोस्तों, इसको हमें दंत ही इसको मानना पड़ेगा। एक यदि ऐसे प्रश्न पूछे, ऐसे सीधा प्रश्न पूछे कि निम्न में से वर्ष से वर्ण है, निम्न में से वर्ष से वर्ण है, इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से वर्ष से वर्ण है, निम्न में से वर्ष से वर्ण है। तो वहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें क्या पूछा है, वर्ष से ही पूछा है। क्या पूछा है, वर्ष से पूछा है। अब वर्ष से पूछा है तो आधुनिक वर्गीकरण की ही बात की है और वर्ष से में हमें किनको ढूंढना है, न ल स ज को ढूंढना है। अब हमें विकल्प में देखना है कि इनमें से न ल स ज में से कौन सा दे रखा है या नहीं दे रखा है। यदि दिया हुआ है कोई भी तो उसको हमें पकड़ना है, उसको ही हमें उत्तर मानना है। लेकिन कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्न में से वर्ष से वर्ण नहीं है, वर्ष से वर्ण नहीं है, तो वहां हमें
वहां हमें जो 3 विकल्प हैं, 3 विकल्प देखने हैं वर्तसे के, और 3 के अलावा चौथा विकल्प ऐसा देखना है कि जिनमें से कोई वर्तसे वर्ण नहीं है। न, ल, छ, ज। अब मान लो कि 3 ऑप्शन हमारे पास ऐसे हो जिनमें न दिया हुआ हो, स दिया हुआ हो, ज दिया हुआ हो। ज यहाँ इसको ध्यान रखना भाई कि ये ज अरबी फारसी वाला ही होना चाहिए। यदि अरबी फारसी वाला है तो ही वर्तसे है, वरना ये वर्तसे नहीं है। तो इस प्रकार देखना है, और फिर ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन से में जो है वर्तसे नहीं दिया गया है। लेकिन जहाँ कहीं भी कंडीशन ये हो कि आधुनिक और जो पुराना जो संस्कृत वाला जो वर्गीकरण है उसमें यदि हमें मतभेद हो या एक साथ दिया हुआ हो, तो वहाँ पर हमें प्रथम वरीयता उसको ही देनी है, प्रथम वरीयता संस्कृत वाले को ही देनी है। तो ये था हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। अगला हमारा आधार है दोस्तों नाद या गूंज के आधार पर, नाद या गूंज के आधार पर वर्ण। देखो नाद या गूंज, यहां बात किसकी हुई है? नाद या गूंज की, अर्थात किसकी बात हो रही है? कंपन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंपन की बात हो रही है। या तो नाद होगी या क्या होगी? गूंज होगी या कंपन, एक ही बात है। नाद बोल दो, गूंज बोल दो, चाहे कंपन बोल दो। अब यहां देखो नाद या गूंज या कंपन होगा किसमें? नाद या गूंज या कंपन होगा किसमें? तो जब हमने वाग्य यंत्र देखा था, तो वाग्य यंत्र में मैंने बताया था कि जैसे ये हमारा कंठ है, ये हमारा क्या है? कंठ है। तो कंठ में दोनों तरफ है, दोनों तरफ दो क्या होती हैं? वाग्य यंत्रियां होती हैं। क्या होती हैं? वाग्य यंत्रियां होती हैं। दोनों तरफ वाग्य यंत्रियां होती हैं। तार नुमा, बिल्कुल महीन तार की आकृति की हमारे कंठ में दोनों तरफ क्या होती हैं? 2 वाग्य यंत्रियां होती हैं। एक इस साइड होती है, एक इस साइड होती है, दोनों तरफ होती हैं 2 वाग्य यंत्रियां। तो अब इनमें क्या होता है कि जब हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो वो जो ध्वनि है, अब देखो यहाँ फर्क किस चीज का पड़ेगा कि जो यहां से जो ध्वनि निकलेगी, यहां से जो ध्वनि निकलेगी उसके आयाम का प्रभाव यहां पड़ेगा, उस ध्वनि के आयाम का यहां प्रभाव पड़ेगा। यदि आयाम ज्यादा है, यदि आयाम ज्यादा है, अब आयाम यदि ध्वनि का ज्यादा है, आयाम यदि ध्वनि का ज्यादा है तो उसको चौड़े मार्ग की आवश्यकता पड़ेगी। उसको मार्ग कैसा चाहिए? चौड़ा चाहिए। अब यहाँ यदि यहाँ से निकलने वाली फेफड़ों से जो ध्वनि निकल रही है उसका यदि आयाम अधिक है, फेफड़ों से निकलने वाली ध्वनि का यदि आयाम अधिक है, ज्यादा है, तो यहाँ से कंठ से उसको गुजरने के लिए, उस ध्वनि को कंठ से गुजरने के लिए मार्ग क्या चाहिए? ज्यादा चौड़ा चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा चौड़ा मार्ग चाहिए उसको। अब यदि मार्ग चौड़ा चाहिए तो अब कंठ तो जो है उतना ही रहेगा। अब यदि इसको चौड़ा मार्ग चाहिए, इसका आयाम जो है ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा? यहाँ जो हमारी जो वाग्य यंत्रियां जो हैं, यहाँ जो दोनों तरफ जो वाग्य यंत्रियां स्थित है, इनके ऊपर क्या पड़ेगा? इनके ऊपर उसका बल पड़ेगा। अर्थात इन वाग्य यंत्रियों को ये क्या करेगी? ध्वनि दबाने की कोशिश करेगी, अर्थात दूर फैलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसको मार्ग चौड़ा चाहिए। अब यहाँ वाग्य यंत्रियां, अब ये चौड़ा मार्ग इसको चाहिए, तो ये इनको क्या करेगी? साइड में दबाने की कोशिश करेगी। अब जैसे ये इनको यहाँ दबाने की कोशिश करेगी, इनको दूर हटाने की कोशिश करेगी, तो यहाँ वाग्य यंत्रों में क्या होगा? खिंचाव उत्पन्न होगा। क्या होगा? वाग्य यंत्रियों में खिंचाव आ जाएगा। अरे जैसे ये वाग्य यंत्रियां हैं, ये क्या है? वाग्य यंत्रियां हैं दोनों तरफ। अब यहाँ से कोई मोटी चीज हम गुजारना चाहते हैं, अर्थात आयाम ज्यादा है। अब आयाम ज्यादा है ध्वनि का, इसका मतलब क्या है? उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है? ज्यादा है। अब ये यहां से गुजरेगी, तो अब यदि इससे मोटी चीज गुजरेगी तो इन पे क्या पड़ेगा? इधर से बल लगाया जाएगा, तो ये क्या करेंगे? इधर की तरफ तन जाएंगे, इधर की तरफ क्या करेंगे? बाहर की तरफ ये तन जाएंगे, इनमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अब ये जो तनाव इनमें उत्पन्न होगा, ये जो तनाव इनमें उत्पन्न होगा, इस तनाव के कारण, इस खिंचाव के कारण इनमें क्या होगा? कंपन होगा। क्या होगा? कंपन होगा। और कंपन होगा तो क्या होगा? गूंज होगी। कंपन का मतलब क्या होता है? गूंज ही होता है।
यहाँ क्या होगा, कंठ में कंपन होगा, कंठ में कंपन उत्पन्न होगा। किसके कारण, वाग यंत्रियों में खिंचाव के कारण, वाग यंत्रियों में खिंचाव के कारण क्या उत्पन्न होगा, कंपन उत्पन्न होगा। अब वाग यंत्रों में खिंचाव किस कारण से हुआ है, यहाँ ध्वनि के आयाम के कारण, अर्थात ध्वनि का आयाम यहाँ क्या है, ज्यादा है, और ध्वनि का आयाम ज्यादा होने की वजह से यहाँ वाग यंत्रों में क्या हो गया है, खिंचाव उत्पन्न हो गया है। अब यहाँ खिंचाव उत्पन्न हुआ है तो खिंचाव उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, कंपन होगा। क्या होगा, कंपन होगा। और इस कंपन के आधार पर ही जिन ध्वनियों में ऐसा होता है, जिन ध्वनियों में ऐसा होता है, कंपन उत्पन्न होने वाला काम जिन ध्वनियों में होता है उनको सघोष ध्वनियां कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, सघोष ध्वनियां कहते हैं। सघोष, स का मतलब सात घोष, यानी कंपन नाद या गूंज के साथ जिनका उच्चारण होता है, जिनका उच्चारण गूंज या घोष के साथ जिनका उच्चारण होता है, वे ध्वनियां क्या कहलाती हैं, सघोष ध्वनियां कहलाती हैं। अब सघोष यानी कि जिनके साथ क्या है, घोष है, कंपन है, अर्थात कंपन के साथ जिनका उच्चारण हो रहा है। कंपन किस कारण से हुआ, वाग यंत्रियों में खिंचाव के कारण, वाग यंत्रियों में खिंचाव के कारण। क्योंकि वाग यंत्रों में खिंचाव हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली ध्वनि का आयाम क्या था, ज्यादा था, और वो क्या कर रही है, वाग यंत्रों पर बाहर की तरफ क्या लगाती है, जोर लगाती है, बाहर की तरफ उन पे बल डालती है, जिसकी वजह से उनमें खिंचाव आ गया है। खिंचाव के कारण क्या होगा, कंपन होगा। तो ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय यदि वाग यंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, या वे ध्वनियां जो कंपन के साथ उच्चरित होती हैं, वे ध्वनियां जो कंपन के साथ उच्चरित होती हैं, कंपन या गूंज के साथ उच्चरित, ध्वनियां, इनको क्या कहेंगे, सघोष ध्वनियां कहेंगे। कौन सी ध्वनियां कहेंगे, इनको सघोष ध्वनियां कहेंगे। अब दूसरी वे ध्वनियां हैं, दूसरी वे ध्वनियां हैं जिनका आयाम क्या है, कम है, जिनका आयाम क्या है, कम है। अब आयाम यदि कम है, आयाम यदि कम है तो इनको मार्ग क्या नहीं चाहिए, चौड़ा मार्ग इनको नहीं चाहिए। जो मार्ग है उसी से ये आसानी से चली जाएंगी, उसी से आसानी से गुजर जाएगी। अब यदि ध्वनि का आयाम कम है, मार्ग इसको ये काफी है इसके लिए, तो ये क्या नहीं करेगी, इधर जो स्वर तंत्रियां हैं दोनों तरफ उनके ऊपर क्या नहीं डालेगी, दबाव नहीं डालेगी। अब दबाव नहीं डालेगी तो स्वर तंत्रियों में कोई किसी प्रकार का जो खिंचाव है वो भी उत्पन्न नहीं होगा, और खिंचाव उत्पन्न नहीं होगा तो कोई किसी प्रकार का यहाँ कंपन भी नहीं होगा, यहाँ कंपन नहीं होगा। तो ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय कोई किसी प्रकार की कंपन या गूंज उत्पन्न नहीं होती है, या बिना कंपन के उच्चरित होने वाली ध्वनियां, बिना कंपन के उच्चरित होने वाली ध्वनियां, बिना कंपन के उच्चरित होने वाली ध्वनियां। बिना कंपन के उच्चरित होने वाली ध्वनियों को क्या कहेंगे, अघोष, यानी कि बिना घोष के, ए उपसर्ग लगा देंगे, अघोष। तो इस प्रकार नाद या गूंज के आधार पर, नाद या गूंज के आधार पर यदि वर्णों के विभाजन की बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक सघोष और एक अघोष। सघोष, यहां देखो आधार क्या है, घोष, कंपन, गूंज या नाद, नाद, गूंज, कंपन या घोष। अब घोष यहाँ आधार है। अब देखो यहाँ सघोष यानी कि घोष या कंपन के साथ, अर्थात कंपन या गूंज के साथ उच्चरित ध्वनियां। अघोष यानी कि बिना घोष के या बिना कंपन के, तो बिना कंपन के उच्चरित होने वाली ध्वनियां, ये सघोष हैं और ये अघोष हैं। घोष किसमें होता है, स्वर तंत्रियों में होता है। किसमें होता है, स्वर तंत्रियों में घोष उत्पन्न होता है। यहाँ स्वर तंत्रियों के ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रभाव, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता है, इस कारण से उनमें कोई किसी प्रकार का कंपन या गूंज नहीं होता है। अब बात करेंगे यहाँ कौन कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में नाद या गूंज उत्पन्न होती है। तो एक तो सबसे पहले यदि बात करें तो सभी जो स्वर हैं, सभी स्वर
सभी स्वर क्या हैं? सघोष हैं। सभी स्वर क्या हैं? सघोष हैं। सभी स्वर ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, सभी स्वर क्या हैं? सघोष हैं। सभी स्वर क्या हैं? सघोष। क्योंकि सभी स्वर ध्वनियों का यदि हम उच्चारण करेंगे तो स्वर जो तंत्रियां हैं उनमें क्या होगा? कंपन उत्पन्न होगा। क्या होगा? कंपन उत्पन्न होगा। इसलिए सभी जो स्वर ध्वनियां हैं वो क्या हैं? सघोष मानी जाती हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी क्या है? सघोष है। देखो प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग की बात करें तो क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ग, घ और नंग। इसी प्रकार च वर्ग का ज, झ, या। ट वर्ग का ड, ढ और ण। इसी प्रकार त वर्ग का द, ध और न। प वर्ग का ब, भ और म। देखो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है? सघोष है। अर्थात तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण का जो उच्चारण है तो उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होगा। और यदि कंपन उत्पन्न होगा तो ये कैसी ध्वनियां कहलाएंगी? सघोष ध्वनियां कहलाएंगी। इनके अलावा य, र, ल और व, जो अंतस्थ जो वर्ण हैं, जिनको हमने क्या कहा था? अंतस्थ वर्ण कहा था। जो अंतस्थ वर्ण है वो भी क्या है? सघोष हैं। य, र, ल, व का उच्चारण करते समय भी क्या होता है? स्वर तंत्र में उत्पन्न होता है क्या? नाद या गूंज, और इसलिए इनको भी क्या कहा जाता है? सघोष ध्वनियां कहा जाता है। और इनके अलावा उष्म वर्णों में यदि बात करें तो है जो वर्ण है, उष्म में जो है वो भी क्या है? नाद या गूंज के आधार पर सघोष की श्रेणी में आता है भी किस में आता है? सघोष की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार यदि पूरी हिंदी वर्णमाला की यदि बात करें तो नाद या गूंज के आधार पर सघोष श्रेणी में एक तो सभी स्वरों को रखा जाता है, और एक प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी किस में रखा जाता है? सघोष में रखा जाता है। ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यहाँ लिखा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हो। इनके अलावा य, र, ल, व, य, र, ल, व और है, ये भी किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। ये भी किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। सघोष में क्यों आते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। कहाँ होता है? हमारे कंठ में स्थित जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन होता है। अब जो शेष जो ध्वनियां बच गई हैं, उनको किस में शामिल किया जाएगा? वो अघोष में शामिल होंगे। वो किस में शामिल होंगी? अघोष में। अर्थात अब जो शेष, इनके अलावा जो शेष ध्वनियां बच गई हैं उनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कोई किसी प्रकार का कंपन उत्पन्न नहीं होता है। अब देखो, अब यहाँ सभी स्वर तो इसमें शामिल हो गए हैं, सभी स्वर तो किस में शामिल हैं? सघोष में शामिल है। अब इसके अलावा यहाँ हम वर्गों में आते हैं तो वर्गों में तीसरा, चौथा, जो पांचवा वर्ण है वो तो क्या है? सघोष है। अब जो बच गए, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या है? अघोष। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या है? अघोष है। प्रथम और द्वितीय की बात हुई है तो जैसे क वर्ग की बात करें तो क, ख, च, छ, ट, ठ,
ते, थे और पे है। देखो क वर्ग का पहला दूसरा, च वर्ग का पहला दूसरा, टे वर्ग का पहला दूसरा और ते वर्ग का पहला दूसरा और पे वर्ग का पहला दूसरा। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है, क्योंकि ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनका आयाम कम होता है। इनका आयाम क्या होता है? कम होता है। और आयाम कम होने के कारण स्वर तंत्रों पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं लगता है, कोई किसी प्रकार का खिंचाव उनमें नहीं आता है और इस कारण कोई किसी प्रकार का कंपन या गूंज भी वहाँ नहीं होती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अघोष वर्ण इनको कहा जाता है। इनके अलावा अंतस्थ सभी क्या हैं? सघोष हैं। अब आगे कौन बचा है? उष्म व्यंजन बचे हैं और उष्म में भी है तो कहाँ आ गया है? सघोष में आ गया है। इसके अलावा जो हमारे श, श और स, ये क्या है? अघोष है। श, श और स क्या है? अघोष है। तो इस प्रकार दोस्तों यदि सघोष की बात करें, सघोष वर्णों की यदि बात करें तो कितने हैं संख्या में? 3, प्रत्येक वर्ग का 5, तीसरा चौथा पांचवा है, 3 वर्ण है तो 5 ते 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, 19 4 23 1 24 और 11 कितने हो गए? 35 हो गए। और जो बच गए जैसे 10 और 3 13। इस प्रकार जो सभी जो वर्ण हैं आप यहाँ देख सकते हो कि कौन कौन से वर्ण सघोष हैं और कौन कौन से वर्ण अघोष हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया गया है। इसके अलावा फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरा और अंतिम जो हमारे पास आधार है वो है प्राणवायु की मात्रा या श्वास वायु की मात्रा। श्वास वायु की मात्रा। अब देखो यहां भी दो बातें होती हैं, यहां भी दो बातें हैं। अब कुछ विद्वान बताते हैं यहाँ श्वास वायु की मात्रा बताते हैं, इसको क्या बताते हैं? मात्रा बताते हैं। अब मात्रा वाली यहाँ कोई बात नहीं होती है, यहाँ मात्रा वाली कोई बात नहीं होती है। सभी जो वर्ण हैं, सभी जो वर्ण हैं उनमें एक समान रूप से जो है श्वास वायु की मात्रा फेफड़ों से निकलती है। हाँ, यदि हम स्वरों में यदि बात करें और स्वरों में हम ह्रस्व और दीर्घ स्वर की जो मात्रा काल के आधार पर हमने बात की थी उनकी यदि हम चर्चा करें तो उनमें फिर भी उनमें हाँ थोड़ा फर्क पाया जाता है श्वास वायु की मात्रा का, क्योंकि ह्रस्व स्वरों में समय कम लगता है तो वहाँ जो श्वास वायु होती है वो भी अल्प समय तक निकलती है और दीर्घ स्वरों में जो श्वास वायु है वो थोड़े अधिक समय तक निकलती है, तो इसलिए वहाँ मात्रा वाली बात लागू होती है। लेकिन यहाँ श्वास वायु की मात्रा का कोई रोल नहीं है, श्वास वायु की जो मात्रा है वो सेम निकलती है। लेकिन यहाँ श्वास वायु की मात्रा के निकलने का जो तरीका है वो अलग अलग है। एक तो क्या होता है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु जो है अपने जो फेफड़ों से है धीरे धीरे बाहर आती है, या समान रूप से जितने जो हम समय ले रहे हैं स्वर किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में जो समय ले रहे हैं उस समय में बिल्कुल जैसे हमने 1 सेकंड का समय लिया तो 1 सेकंड तक वो समान मात्रा में बाहर आती है, 1 सेकंड तक समान मात्रा में वो बाहर आती है। एक कभी कभी क्या होता है कि वो झटके से बाहर आती है, एक बार क्या होता है झटके से बाहर आती है। तो इसी को कुछ विद्वानों ने श्वास वायु की मात्रा नाम दे दिया है। बाकी वास्तव में यदि देखा जाए तो श्वास वायु की मात्रा वाला यहाँ कोई रोल नहीं है। ये होता क्यों है? ये हमारी छाती के कारण होता है। हमारी जो छाती होती है, छाती में ऐसी क्षमता होती है कि वो श्वास वायु को रोक सकती है और फिर रोक कर झटके से बाहर छोड़ सकती है। अर्थात श्वास वायु को रोक कर बाहर निकालने की क्षमता किसमें होती है? हमारी छाती में होती है, हमारे उर में होती है। तो इस प्रकार ये जो प्रभाव है ये किसके कारण है? छाती के कारण है, अर्थात छाती के प्रयत्न के कारण ऐसा होता है। अब देखो क्या होता है कि जैसे एक तो हमने क का उच्चारण किया और एक ख का उच्चारण किया, एक क का उच्चारण करते हैं और एक ख का उच्चारण करते हैं। तो यदि श्वास वायु की मात्रा की बात करें तो दोनों ही वर्णों में श्वास वायु की मात्रा जो है वो क्या है? समान है। श्वास वायु की मात्रा क्या है?
समान है। लेकिन यदि श्वास वायु की मात्रा की न बात कर यदि यहाँ हम श्वास वायु के यदि वेग की बात करें, वेग या गति की यदि बात करें, तो उसमें यहाँ अंतर है, उसमें यहाँ अंतर है। अब क का यदि उच्चारण करते हैं, यदि हम क का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु का जो वेग या गति है वो क्या है, धीमी है। वेग या गति क्या है, धीमी है। लेकिन यहाँ यदि ख की बात करें तो ख का उच्चारण करते समय क्या होता है कि छाती जो है एक बार फेफड़ों से उठने वाली जो श्वास वायु उसको रोक लेगी, और रोकने के बाद क्या करेगी, एक झटके के साथ या तीव्र गति से उसको क्या करेगी, बाहर निकालेगी। कुछ समय के लिए उसको रोकेगी, कुछ समय के लिए उसको रोकेगी, और रोकने के बाद एकदम से उसको क्या करेगी, छोड़ देगी। अरे जैसे एक तो जैसे नदी बह रही है, एक तो जैसे नदी बह रही है, अब ये समांतर रूप से चल रही है, समान रूप से ये बह रही है, इसके रास्ते में कोई किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। यानी कि यहाँ यदि हम जल की गति देखेंगे तो वो समान है, यहाँ देखेंगे तो वही गति है, यहाँ देखेंगे तो वही गति है। यानी कि किसी भी स्थान पर नदी के या नदी का जो जल प्रवाह है उसमें कोई किसी प्रकार का गति में परिवर्तन नहीं है। लेकिन एक जैसे यहाँ हम ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, यहाँ इसका मार्ग सकरा कर दें या फिर इसमें यहाँ हम कोई अवरोध लगा दें या बांध बनाकर जल को रोकने की कोशिश करें, और यहाँ बांध बनाकर जल को काफी हम इकट्ठा करके उसके बाद में एकदम से यदि यहाँ से कोई दरवाजा खोला जाए तो फिर यहाँ से जो जल निकलेगा, जो जल प्रवाह होगा, उसकी गति क्या होगी, तेज हो जाएगी। उसकी गति क्या होगी, तेज होगी, और गति तेज होगी, और यहाँ से जो जल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, झटके के साथ बाहर निकलेगा, बिल्कुल झटके के साथ बाहर निकलेगा। तो यहाँ इन वर्णों के उच्चारण में भी यही होता है कि जो क है, क का उच्चारण करेंगे तो छाती श्वास वायु को रोकने का प्रयास नहीं करेगी, इस प्रकार से बिल्कुल निरंतर रूप से जो श्वास वायु है वो बाहर आ जाएगी। लेकिन जब ख का हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जो छाती है वो कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए श्वास वायु को क्या करती है, अपने अंदर रोक लेती है, श्वास वायु को क्या कर देती है, रोक लेती है, और फिर एकदम से झटके से उसको छोड़ती है। इसलिए श्वास वायु जो है झटके से बाहर निकलती है, और उसकी जो गति होती है निकलने की वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार जो ध्वनि की जो श्वास वायु की जो मात्रा है वो यदि धीमी गति है, समान रूप से श्वास वायु बाहर निकल रही है, या इसको हम कम मात्रा और ज़्यादा मात्रा बोलते हैं। कुछ विद्वान बोलते हैं कि श्वास वायु की मात्रा कम है और यहाँ क्या है, ज़्यादा है। देखो इसको विद्वान क्या बताते हैं कि यहाँ जो श्वास वायु की मात्रा है वो क्या है, कम बताते हैं, और यहाँ क्या बताते हैं, अधिक बताते हैं। यहाँ क्या बताते हैं, अधिक बताते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो विद्वान बताते हैं उसके अकॉर्डिंग यदि देखें तो यहाँ श्वास वायु की मात्रा कम है और यहाँ श्वास वायु की मात्रा क्या है, अधिक है। तो जहाँ श्वास वायु की मात्रा कम है, श्वास वायु की गति क्या है, रेगुलर है, समान है, या धीमी गति जो नॉर्मल जो सामान्य गति है वो है, तो इसको तो बोलते हैं हम अल्प प्राण। क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। देखो अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है। अर्थात यहाँ जो प्राण वायु जो निकलती है, प्राण का मतलब क्या है, प्राण वायु, श्वास वायु, जो प्राण वायु निकलती है वो क्या है, अल्प है, थोड़ी है। और यहाँ जो है क्या है, महाप्राण। यहाँ क्या है, महाप्राण। अर्थात यहाँ जो श्वास वायु निकलती है वो क्या निकलती है, महा यानी कि अधिक, महान यानी बड़ा, अर्थात अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। बल्कि ऐसा नहीं है, यहाँ धीरे धीरे निकलती है, यहाँ धीरे धीरे समान रूप से निकलती है, इसलिए वो हमें अधिक नहीं लगती है। और यहाँ रोकने के बाद में एकदम से वो निकलती है तो हमें क्या लगती है कि जैसे अधिक एक गुबार भरा हुआ श्वास वायु का बाहर निकला है, ऐसा हमें महसूस होता है। तो इस प्रकार श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों को दो भागों में रखा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखना यह है कि कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण है और कौन कौन से वर्ण महाप्राण है। यह है हमारा अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण की यदि बात करें तो जो सभी जो स्वर हैं, सभी स्वर क्या हैं,
अल्प प्राण है। सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण है। देखो यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण में एक ही बात को ध्यान रखना है कि अल्प प्राण में हमारी छाती कोई किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करती है, अर्थात श्वास वायु को रोकने की कोशिश नहीं करती है। और महाप्राण में क्या होता है कि जो छाती होती है वो श्वास वायु को रोकने का प्रयास करती है। तो अल्प प्राण में सभी स्वर, किसी भी स्वर का उच्चारण करेंगे तो छाती कोई किसी प्रकार का प्रयत्न या प्रयास नहीं करेगी, श्वास वायु को वो नहीं रोकेगी। इसके अलावा यदि वर्गीय हम व्यंजनों की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रथम, द्वितीय और पंचम वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। अर्थात प्रत्येक वर्ग का जो विषम संख्या वाला वर्ण है, विषम संख्या वाला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का विषम संख्या वाला वर्ण अर्थात क, ग और नंग, क, ग और नंग क्या है? अल्प प्राण है। देखो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, विषम संख्या वाला वर्ण अर्थात पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। अर्थात जब क का उच्चारण करेंगे, ग का उच्चारण करेंगे, नंग का उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु को छाती रोकने का प्रयास नहीं करती है, या श्वास वायु है जो एकदम झटके से बाहर नहीं आती है, एकदम से झटके से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार हम च वर्ग ले सकते हैं, च, ज और या। ट वर्ग की बात करें तो ट, ड, ण, इसी प्रकार त, द और न, प, ब और म। ये क्या है दोस्तों? अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण या विषम संख्या वाला वर्ण जिसको हम बोल सकते हैं क्या है? अल्प प्राण है। क्या है ये दोस्तों? अल्प प्राण है। सभी स्वर भी क्या हैं? अल्प प्राण है। सभी स्वर भी क्या हैं? अल्प प्राण है। और अंतस्थ वर्णों की बात करें तो य, र, ल और व, य, र, ल, व, सभी जो चारों के चारों जो अंतस्थ जो वर्ण हैं वो भी क्या हैं? अल्प प्राण है। अर्थात यहाँ भी छाती कोई किसी प्रकार का प्रयास या प्रयत्न नहीं करती है। तो इस प्रकार सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व क्या है? अल्प प्राण है। अब यदि महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का, देखो सभी स्वर तो कहाँ आ गए हैं? अल्प प्राण में आ गए हैं, तो यहाँ स्वरों की बात तो होगी नहीं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, या यूं कहें कि सम संख्या वाला वर्ण, सम संख्या वाला वर्ण क्या है दोस्तों? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। जैसे दूसरा और यदि चौथा की बात करें तो ख और गह, ख और घ, ख और घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण है। अर्थात इनके उच्चारण में छाती जो है श्वास वायु को रोकने का प्रयास करती है, रोकती है कुछ समय के लिए, उसके बाद झटके से छोड़ती है, जिससे श्वास वायु एक गुबार के रूप में झटके से बाहर निकलती है, तीव्र गति के साथ बाहर निकलती है। इनके अलावा जो उष्म वर्ण है श, श, श और है, ये भी क्या है? महाप्राण है। ये भी क्या है दोस्तों? महाप्राण है। तो इस प्रकार श्वास वायु की मात्रा के आधार पर जो वर्ण हैं अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण में सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व को शामिल किया गया है। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और श, स है। तो इस प्रकार हमारा जो वर्णों का जो विभाजन था वो आज कंप्लीट होता है दोस्तों।
इसमें हमने 3 आधार देखे हैं। जैसे सबसे पहले हमने उच्चारण स्थान के आधार पर देखा है, और उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ हमने आधुनिक जो उच्चारण स्थान है उनकी भी चर्चा की है। और इसके बाद में नाद या गूंज के आधार पर घोष और अघोष वर्णों की हमने चर्चा की है। और उसके साथ ही यहाँ श्वास वायु की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण की भी हमने विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। फिर भी थोड़ा प्रयास करो, कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आ रही है तो उसको समझने की चेष्टा करो। लगातार हमारे साथ जुड़े रहो। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।